हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सुरजे, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 है वो रिवाइज करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 10 में पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स ये हमने रिवाइज करना है। अब राजे, इसमें सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ। एज पर सेक्शन 4 अगर ये याद रख सके तो रख लेना। वैसे राजे, आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट है उसमें भी पार्टनरशिप आप लोगों का है, तो वो थ्योरी आपको यहाँ पर अकाउंट्स में काम आ जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है। एक तरह से रिलेशन है बिटवीन पर्सन जिनमें एग्रीमेंट हुआ है कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेंगे ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या तो वो सभी के द्वारा बिजनेस कैरिड ऑन किया जाएगा या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के। फर्स्ट फीचर है कि पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करेगी जब एग्रीमेंट होगा। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा था, जो पर्पस होना चाहिए एग्रीमेंट का। ये जो पार्टनर आपस में मिल रहे हैं, वो एक एजेंसी बना रहे हैं, तो उसका पर्पस जो है वो बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। राइट। तो कहते हैं जो पार्टनर्स कंसर्न है वो एग्री करेंगे कि वो आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट पार्ट है राजे आपका म्यूचुअल एजेंसी। जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, एजेंट माने जाएंगे। राइट। जो पार्टनरशिप और पार्टनर के बीच में रिलेशन होगा वो किसका होगा राजे, एजेंट का होगा। और माइनर एज ए पार्टनर, माइनर ऐड हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ऐड हो सकता है, लॉसेस के लिए वो ऐड नहीं हो सकता। अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस सफर करता है तो जो माइनर पार्टनर एडमिट हुआ है, हम उसको लॉस, उस पर लॉस जो है वो नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो आपने सेक्शन 464 में पढ़ा। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, एलएलपी जो है वो बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप, इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। मैंने क्या किया, हमने पार्टनरशिप में से कुछ फीचर्स उठाए और कुछ फीचर्स कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से उठा लिए। ठीक है, सबको मिला के, सभी फीचर्स को मिला के मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगेन देखो मैं इसकी थ्योरी पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। दो कारण हैं। फर्स्ट प्राइमरी रीजन ये है कि आप अपने सीए फाउंडेशन के जो लॉ के सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे आपने एलएलपी और पार्टनरशिप की थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है। सेकेंड रीजन ये है कि आप लोगों की अकाउंट्स के सिलेबस के लिए थ्योरी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट्स वाई मैं थ्योरी पर यहाँ पर ज्यादा जोर नहीं दे रही। ठीक है। ओके। अब रजे, उसके बाद हम लोग मेन अपने नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ये डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना, मुझे लगता है थ्योरी क्वेश्चन में ये डिफरेंस जो है वो आपको आ सकता है। एलएलपी गवर्न होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से, और पार्टनरशिप गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट, और पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी के पास ये फीचर है, पार्टनरशिप के पास ये फीचर नहीं है। फिर इसका क्रिएशन कैसे होता है राजे, अगर मुझे एलएलपी बनानी है तो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अंडर एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप फर्म अगर मुझे बनाना है तो सिर्फ पार्टनर्स के बीच में क्या चाहिए, एग्रीमेंट। एलएलपी के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है।
परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि एलएलपी का जो बर्थ हुआ है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में लाके हुआ है। दैट्स व्हाई एलएलपी के पास परपेचुअल सक्सेशन का फीचर है, यानी कि इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जो एग्जिस्टेंस है एलएलपी का वो अफेक्ट नहीं होगा। पार्टनर्स के पास परपेचुअल सक्सेशन का फीचर जो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक भी पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी और न्यू एग्रीमेंट बनेगा। फिर नेम ऑफ नेम में पार्ट एलएलपी के नेम में वर्ड एलएलपी फिक्स करना जरूरी है। ऐसा कुछ भी पार्टनरशिप के केस में गाइडलाइंस नहीं दी हुई। अब एलएलपी के केस में एज द नेम सजेस्ट, नाम में लिखा हो जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर है वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी का फीचर कहते हैं ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म, बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अदर पार्टनर्स। मतलब जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो रजे बाइंड जो है वो नहीं कर सकते। किसको? एक पार्टनर जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ जी रजय, एक पार्टनर एलएलपी को बाइंड कर सकता है बट दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में हम आपस में एक दूसरे के भी एजेंट माने जा रहे हैं, प्लस पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट माने जा रहे हैं। सो इस केस में पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट टू चाहिए, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये सारे आपको फीचर्स दिए हुए हैं, ये फीचर्स आप लोग एक बार रीड आउट करोगे और ध्यान से सुन लो, इस फीचर को आप लोगों ने जरूर पढ़ के जाना है। फिर पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होता है अगर वो रिटन फॉर्म में होगा तो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं और इसके अलावा वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि वो डिस्प्यूट्स के केस में क्या होगा उसका सॉल्यूशन दे। इसमें ये सारे क्लॉजेस होते हैं, ये जो 1 से लेकर 14 तक लिए हुए हैं ये सारे कंटेंट हैं पार्टनरशिप डीड के। ये आपने जरूर पढ़ के जाना है रजय, ये लर्न करके जाना है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको मेजर क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। अब ये मैंने आपको अपने नोट्स में भी लिखवा रखा था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट, नो पार्टनर हैज द राइट टू सैलरी, किसी के पास सैलरी का राइट नहीं है। किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से ले नहीं सकते। अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस लोन पर मैक्सिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट हम पार्टनर को देंगे, और जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो इक्वली शेयर करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर तो उन केसेस में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दिया गया होगा कि पार्टनर्स को सैलरी दी है, कोई बात नहीं दी है, लेकिन आप वहां पर लिखोगे बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड सो सैलरी जो है वो अलाउ नहीं हो। ये 5 चीजें आपको लर्न करके जानी है, ठीक है। अब राजे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने वीडियो पॉज करके अगर नोट इसको रीड आउट करना होगा तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चले। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाता है, यस ऑब्वियसली पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप अब हमने ये पढ़ना है। तो पार्टनरशिप के जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, लेकिन आपको आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं आएंगे। आपको क्या बनाने के लिए आएगा, फाइनल अकाउंट्स के बाद प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे डालनी है एंड ऑल। हमारा फोकस जो रहेगा वो यहां पर रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो है वो एक ही बनता है,
पार्टनरशिप के केस में जितने पार्टनर्स होंगे उतना कैपिटल अकाउंट बनेगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मेंटेन हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन कई पार्टनरशिप्स के केस में फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम जो है वो फॉलो होता है। मतलब रजे आपका कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रहेगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इससे रिलेटेड जो सारी एंट्रीज हैं वो करंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ नेक्स्ट क्या लिखा, कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो बन ही रहा है एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, लेकिन इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पार्टनर्स को अगर मुझे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, जो कि ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, वहां से आपके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आएंगे, फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो ये बात हो गई पार्टनरशिप के अकाउंट्स की। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज जाती हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक लेके चलना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं, राइट। तो उसके लिए पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का रूल आपने सिंपल समझना है। देखो अगर आप पार्टनर्स को कुछ दे रहे हो तो उनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा, तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखोगे। अगर आप पार्टनर से कुछ ले रहे हो, जैसे पार्टनर्स जो पर्सनल काम के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो उसके लिए आप पार्टनर्स से पैसे ले रहे हो, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो डेबिट साइड पर आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है बस। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैंने ये एंट्रीज लिखी हुई है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आ गया रजे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट एन एक्सपेंस बट इट विल बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल बना, उससे नेट प्रॉफिट आया, तो आपने ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लेना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। दूसरा, जब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये वाले नेट प्रॉफिट में से जो बचा है वही उसी में से दे रहे हो, तो दैट्स वाई क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सेम सैलरी का केस है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो हम पार्टनर से लेते हैं, उन्होंने बिजनेस में से अपने पर्सनल वर्क के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो जो वो पैसा विड्रॉ किया है उस पे मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाए। फिर देखो मेरी बात सुनो, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पर आ गया। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो ड्रॉइंग्स एक्चुअली में की हैं वो कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। उसके बाद सैलरी पे की पार्टनर्स को, वो डिडक्ट हो गया। फिर कुछ पार्टनर की और अदर एक्सपेंसेस, कमीशन एंड ऑल है। जो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट आगे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की रजे एंट्री आएगी वो क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब यूज करोगे जब आप फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम मेंटेन कर रहे हो।
फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम है, अब देखो राजे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारी बुक्स में, पार्टनरशिप की बुक्स में एक्सपेंस माना जाएगा। और एक्सपेंस कहां पर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दैट्स वाई राजे यहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है टू कैश, बैंक या पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए। अब आपने 2 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करनी है और राजे ये सारी एंट्रीज एक बार दोबारा से गो थ्रू करनी है। उसके बाद नोट 1 में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट सैलरी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होंगी, ये चीज मैंने आपको बता दी। और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट में पास होगी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहते हैं इंटरेस्ट जो करंट अकाउंट बैलेंसेस है उस पे अलाउ नहीं होगा। अगर करंट अकाउंट, देखो जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट है, अब ध्यान से देखो, बेसिक्स नहीं भूलने। सपोज ए एक पार्टनर है, उसका करंट अकाउंट बैलेंस आपको दिया हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है 2000 का। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड पर ब्रॉट डाउन होगा 2000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? फर्म का क्रेडिट बैलेंस है। फर्म का क्रेडिट बैलेंस मतलब वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, मतलब फर्म ने पार्टनर को ये 2000 देना है, देने वाला है। और अगर डेबिट बैलेंस हुआ 1000, सपोज करो डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन करोगे। जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, पहली बात तो इंटरेस्ट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस पर दिया जाता है, वो भी कैपिटल अकाउंट के। करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर दिया जाएगा। इफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा। सेम फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके लिए, इसको समझने के लिए ना आप लोग एक काम करना, आपका एक मैंने इलस्ट्रेशन नोट की थी, आई थिंक सो वो 5th इलस्ट्रेशन है। ये मैंने बता दिया सारा, ये भी बता दिया। देखो एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को कर लेना, शिल्पा एंड संजू वाला, सेम मॉड्यूल वाला एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको मैं बता ही देती हूँ। देखो जैसे कैपिटल है 1 लाख की और 1,60,000 की है। शिल्पा ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 30,000 की 1 जुलाई को और 20,000 की ऑन 1 अक्टूबर को। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम है। देखो जो ये 1 लाख वाला बैलेंस रहा है वो तो पूरे 12 महीनों रहा है, राइट? क्या कोई कैपिटल विड्रॉ तो हुआ ही नहीं। देखो यहां पर आओ ध्यान से, आपका ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का 1 लाख। ठीक है, फिर हमने 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस की 30,000, बैलेंस कितना हो गया? 1,30,000। और फिर हमने 1 अक्टूबर को कैपिटल इंट्रोड्यूस की 20,000, बैलेंस कितना हो गया? 1,50,000। तो एंडिंग बैलेंस जो मेरा रहेगा वो 150 रहेगा। अब आप क्या करोगे, ये जो 1 लाख का बैलेंस है ये कितने मंथ्स के लिए रहा है? अगर हम जैन टू दिसंबर मंथ्स लें तो ये जो 1 लाख का बैलेंस है रजे आपका, वो जैन टू जुलाई, 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना, मतलब 9% का इंटरेस्ट लगेगा फॉर 6 डिवाइडेड बाई 12। फिर 1,30,000 का बैलेंस कब तक रहा? 1 अक्टूबर तक, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक। तो 1,30,000 का 9% फॉर 3 डिवाइडेड बाई 12। फिर 150 का बैलेंस कब रहा? 3 महीने तक आ गए, 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया 9% फॉर 3 डिवाइडेड बाई 12। तो जैसे जैसे कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते जाओगे अकॉर्डिंगली वैसे वैसे आप लोगों का प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट जो है वो लगता जाएगा। आप इसको प्रोडक्ट मेथड के साथ भी कर सकते हो, मतलब जो जो आपकी कैपिटल है वो जितनी देर के लिए रही, 1 लाख का बैलेंस 12 महीनों के लिए रहा, 12 महीने ले लो। 30,000 का बैलेंस 6 मंथ्स के लिए रहा, 6 मंथ्स ले लो। और 20,000 का बैलेंस 2 मंथ्स के लिए रहा, 2 मंथ्स ले लो। इसको मैंने आपको कैसे समझाया था? इसको मैंने कहा था कि आप 1 लाख पर
12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा रहे हो फॉर 9%, राइट। फिर 30,000 पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा रहे हो फॉर 9%। फिर 20,000 पर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा रहे हो फॉर 9%। तो राजे अब इस केस में मैंने आपको क्या बोला था, 1/12 निकाल लो कॉमन, 9% निकाल लो कॉमन इन तीनों में से, राइट। प्लस है ना बीच में, तो इन ये तीनों अलग अलग टर्म्स हो गई। 1/12 कॉमन आ गया, 9% कॉमन आ गया राजे। अंदर क्या बच गया, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। वही जो प्रोडक्ट मेथड में हमने किया। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। सेम एंट्री रहेगी इंटरेस्ट ऑन, एंट्री सेम नहीं रहेगी, सॉरी, सेम कैलकुलेशन रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हमने एक चीज नोटिस की थी, इफ द डेट ऑन विच द अमाउंट इज विड्रॉन इज नॉट गिवन, कि मैंने कब विड्रॉ किया, तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स के बेसिस पर जो है वो आप आपका इंटरेस्ट लगा दें, ठीक है। चलो, अब उसके बाद राजे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो गया एग्जाम्पल, आपने वीडियो पॉज करके रीड करना होगा, कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। जब एक पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो हम उसको गारंटी देते हैं कि भाई हम तेरे को इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर सुनो मेरी बात ध्यान से, ए बी ये दो पार्टनर्स थे, रेशो था 3:2 का। इन्होंने एक पार्टनर को एडमिट किया और उस पार्टनर का नाम है सी। अब राजे इस इन लोगों ने सी को बोला कि भाई देख तू हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ जा, हम तेरे को गारंटी देते हैं कि हम तेरे को मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। अगर 2 लाख से कम हुआ तो हम खुद के प्रॉफिट शेयर में से तेरे को दे देंगे। तो राइट, अब जैसे मान लो एक साल ऐसा था जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन रही है, वो बन रही है 3:2:1, ठीक है। अब एक साल ऐसा था जिसमें प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। तो अगर मैं इसको 3:2:1 में डिवाइड करूं कितना आएगा, 3:2:7, 3:2 ले लो आप लोग, 5 ले लो, ठीक है, इवन हो जाएगा। तो 3:2:5 के हिसाब से रजे अगर मैं, चलो 1 ही ले, 3:2:1 अगर मैं इसको लूं, तो रजे 10 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें से सी का प्रॉफिट कितना आएगा, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ठीक है। अब ये 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/6 आएगा, 1,66,667। देखो ये 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, राइट। हमने उसको जो गारंटी की थी सी को कि तेरे को 2 लाख का प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, बट हम उसको कितना दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं 1,66,000 समथिंग। मतलब जो उसका प्रॉफिट कम है, कितना कम है उसका प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 1,66,667, ये है रजय आपका 33,333। अब इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट कि ये प्रॉफिट उसको जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और बी दोनों मिलके दे, या ऐसा भी हो सकता है कि ए विल अंडरटेक कि जो भी प्रॉफिट की कमी होगी वो तुझे मैं दूंगा, तो टेंशन मत ले। यानी कि 33,333 की जो डेफिशिएंसी आई है सी की, वो ए बॉर्न करेगा, राइट। तो दिस इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, जिसमें हम एक पार्टनर को एडमिट करते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो या तो जो एक्सेस आता है वो पेबल होता है बाय रिमेनिंग पार्टनर, एक्सेस इज पेबल बाय 2 या ऑल पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, या फिर जो एक्सेस है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पे किया जाता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये लाइन मार्क कर लेना,
इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ गारंटी, तो वो जो गारंटी है वो बॉर्न की जाएगी बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर इस केस में आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, तो ए और बी ये जो एक्सेस है वो उसको देंगे इन रेशियो ऑफ 3:2। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप लोग इसका देखोगे। मैं आपके साथ एक बार ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक सो इसका, ये इफेक्टिव कैपिटल वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार कर लेना, इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, जिसमें कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं ये आपको गिवन है। क्लियर? डन। कई बार क्या होता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल रेशो में मिलते हैं। तो कैपिटल रेशो जो हमने कैलकुलेट करनी है, देखो अगर तो कैपिटल फिक्स्ड है तो उसी फिक्स रेशो में प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल या विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कैपिटल रेशो निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि वही प्रोडक्ट मेथड से। अब इसके लिए रजे आप लोगों का एक इलस्ट्रेशन 5 है, देखो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ओरली। इलस्ट्रेशन 5 में उन्होंने बोला कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, जो कि पार्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस दे शेयर कर रहे हैं इन देयर इफेक्टिव कैपिटल। 1 लाख और 60,000 की उनकी कैपिटल है। ए इंट्रोड्यूस्ड फर्दर 10,000 ऑन 1 अप्रैल। अब ए ने इंट्रोड्यूस किए हैं 10,000 ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, ओके। यानी कि ए के केस में जो 1 लाख वाला बैलेंस है उसका, वो कब तक रहा राजे? अगर जनवरी वाला बैलेंस है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने रहा। तो मैंने 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 3 लाख आ गया। उसके बाद फर्दर 10,000 इंट्रोड्यूस किए ऑन 1 अप्रैल। 10,000 इंट्रोड्यूस करने के बाद बैलेंस कितना हो गया राजे? 10,000 इंट्रोड्यूस करने के बाद बैलेंस हो गया 1,10,000। 1,10,000 के बाद बैलेंस कब चेंज हुआ है? जुलाई में, यानी कि अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीनों के लिए बैलेंस कितना रहा? 3,30,000। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड जैसा ही है। फिर उसके बाद रजे 1 जुलाई 2022 को 5,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, यानी कि 1,15,000 हो गया। इसके बाद बैलेंस कब चेंज हो रहा है? 30 सितंबर, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो रजे 3 मंथ्स का ये बैलेंस आ गया। फिर उसने कैपिटल विड्रॉ की 40,000 की। तो माइनस आप लोगों का टोटल कैपिटल कितनी होगी थी हमारी? 115, उसमें से 40,000 विड्रॉ हो गया। 1,15,000 में से 40,000 विड्रॉ करोगे 75,000 आ गया। अब ये कैपिटल जो है वो मेरी 31 दिसंबर तक रही है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। इसका टोटल ले लोगे, ये आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए। उसी तरह से इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बी। तो इनका जो कैपिटल रेशियो निकलेगा राजे, वो निकलेगा 12 लाख जो बी का रेशियो है 9 लाख। 12:9 का रेशियो निकलेगा। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी 12:9 की रेशियो में ही होगा। ठीक है, ये देखो, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो इज 12:9, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज भी 4:3। ठीक है, क्लियर? तो हर साल ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इफेक्टिव कैपिटल है उसके हिसाब से चेंज होगी। इलस्ट्रेशन 5 एक आप इसमें से करके जाओगे। ठीक है, उसके बाद गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट को समझने के लिए आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है, ये आप लोग अपना जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला इलस्ट्रेशन 8, ये एक बार कर लेना राजे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग एक बार यूनिट नंबर 1 को रिव्यू कर लो राजे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से। अब ना ये साथ साथ रजे आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 1 के करने हैं। ठीक है, चलो। चैप्टर 10 यूनिट 1
वही टू पार्ट्स करोगे। फर्स्ट मॉड्यूल क्वेश्चंस और स्कैनर क्वेश्चंस। मैं पहले अभी ना आपको मॉड्यूल क्वेश्चंस लिखवाऊंगी सभी यूनिट के। ठीक है, तो आप लोग लिख लो रजे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वन। यूनिट वन का चैप्टर 10 है ना। चैप्टर 10 का इलस्ट्रेशन आपने करनी है। इलस्ट्रेशन करनी है 5 और 8। ठीक है, अब यूनिट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दूंगी। चलो, अब आते हैं राजे आपके यूनिट 2 पर। हाँ जी रजत, तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यूनिट जो हमारा 2 है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है राजे गुडविल के बारे में। कि अगर गुडविल जो है वो आप कंसीडर कर रहे हो तो रिटायरमेंट। गुडविल कब कब कंसीडर करनी है? पहले तो ये, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब गुडविल एडजस्टमेंट होगी। एडमिशन होगा पार्टनर का तब गुडविल एडजस्टमेंट होगी। रिटायरमेंट होगा पार्टनर का तब गुडविल एडजस्टमेंट होगी। और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा या सेल किया जाएगा, इन दैट केस गुडविल विल बी एडजस्टेड। अब सबसे पहले गुडविल होता क्या है? तो गुडविल जो है वो आप लोगों का मतलब है रेपुटेशन। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। गुडविल जो है वो वैल्यू क्या है? ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स जो एक्सपेक्ट हो रहे हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, क्लियर। अब आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ये कहते हैं कि आपने गुडविल डायरेक्टली नहीं लेनी है। मतलब आपने जो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ये रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो इस टॉपिक में बोला गया है कि आपने गुडविल अकाउंट डायरेक्टली रेज नहीं करना है। आपने गुडविल की जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू करनी है। आपने गुडविल की जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू करनी है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट मेन प्रैक्टिकल पार्ट पर आते हैं, मैथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। देखो इस केस में मेरा ये रिकमेंडेशन है, मैं मैथड्स तो आपको बता रही हूँ, बट जैसे जैसे आप मैथड समझते जाओगे आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपने मॉड्यूल में से जो इसके क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेने हैं, सो दैट वो आपका पक्का हो जाए मैथड। देखो अगर गुडविल कैलकुलेशन के मेथड्स की बात करें तो नॉर्मली 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस और कैपिटलाइजेशन बेसिस। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बेसिस सीखते हैं। एवरेज प्रॉफिट बेसिस में जो आपका गुडविल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जो है वो आपको क्वेश्चन में ऑलवेज क्या होगा? गिवन होगा। निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल एवरेज ले सकते हो या फिर आप वेटेड एवरेज ले सकते हो। ठीक है, एक मिनट जस्ट। हाँ जी रजय, तो आप या तो सिंपल एवरेज निकाल सकते हो या फिर वेटेड एवरेज निकाल सकते हो। अब पहली बात तो समझो सिंपल एवरेज का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो मेरे प्रॉफिट्स हैं 2000, 4000, 6000 और 8000, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स हैं।
मैंने इनका सिंपल एवरेज निकाला। सिंपल एवरेज का मतलब क्या हुआ? 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 4। ये सिंपल एवरेज है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के प्रॉफिट है, तो मैंने इन प्रॉफिट्स को वेट्स दे दिए, मतलब इन प्रॉफिट्स को इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट्स दे दिए। जैसे जो मेरे पास लेटेस्ट वाला प्रॉफिट अवेलेबल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उससे अगला, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला। तो मैंने इनको इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये वेट्स दे दिए। अब अगर आपने वेटेड एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? 8000 मल्टीप्लाइड बाय 4, इनको इनके वेट्स के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। वेट्स के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? 2000 इंटू 1। और डिवाइजर में क्या लोगे? डिवीजन मतलब डिवाइडेड बाय क्या करोगे? टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स मतलब 4 + 3 + 2 + 1। ये वेटेड एवरेज है। दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो, सिंपल एवरेज भी ले सकते हो और वेटेड एवरेज भी ले सकते हो, ठीक है? अब आपने, मैम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कुछ, देखो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। सिंपल एवरेज आपने तब लेना है जब आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स गिवन है उसमें कोई भी विजिबल ट्रेंड गिवन नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं लग रहा। जैसे मान लो अब मैंने ये जो प्रॉफिट लिखा इसमें ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2000, 10,000, 1000 और उसके बाद ले लो, मान लो आप लोग लॉस 2000 का। तो यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, कभी बढ़ता है तो एकदम से 10,000 तक बढ़ जाता है और कम होता है तो एकदम लॉस में आ जाता है। तो रजे यहाँ पर ट्रेंड विजिबल है, यहाँ पर आप वेटेड एवरेज लोगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड विजिबल नहीं है, यहाँ पर आप सिंपल एवरेज लोगे, ठीक है? देन तो ये आप लोगों का गुडविल हो गया एज पर एवरेज प्रॉफिट बेसिस। उसके बाद आपने निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो जो आप लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड है रजे, पहली बात तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है जो बाकियों से अलग है, ठीक है? आप बेसिकली, आपका फर्म बेसिकली वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है जो दूसरे नहीं अर्न कर पा रहे। जैसे मान लो एक नॉर्मल जिस इंडस्ट्री में आपका पार्टनरशिप फर्म है उसमें पर एनम 6 लाख का प्रॉफिट अर्न होता है, लेकिन आपका पार्टनरशिप फर्म जो है वो 8 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो रजे आप 2 लाख एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। यहीं से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म का है इसकी जगह पर आप फर्म के एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी ले सकते हो, कई बार उसके नेम से भी दिया होता है, माइनस करोगे रजे आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? जो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो इंडस्ट्री का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, वो माइनस कर। अब जब हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो इस सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? दो तरीके हैं। या तो आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिए हैं तो आप क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से। लेकिन अगर आपको एन्युटी मेथड दे रखा है तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे सुपर प्रॉफिट की, फिर उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे। इसके लिए ना, इसका मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ, ये काफी कंफ्यूजिंग जो है वो बच्चों को कई बार लगता है। सुपर प्रॉफिट का ये तो सिंपल है, एन्युटी मेथड। ये देखो अब इसमें एग्जांपल पढ़ो। अब देखो जो हमारा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज वाला मेथड था, कहते कि उसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं कर रहा। सपोज अगर सुपर प्रॉफिट 5 सालों के लिए अर्न हो रहे हैं तो जो नेक्स्ट 5 इयर्स की वैल्यू है वो आज की डेट में कम होगी, तो हमने डी वैल्यू तो किया ही नहीं है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने अपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कहते इन फैक्ट व्हेन द मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में रिसीव हुई है तो उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। कहते चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करो 15% का।
अब आपने अपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, राइट? तो मैंने क्या किया, ये मेरे सुपर प्रॉफिट्स थे, मैंने इस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया। डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने क्लास में कैसे बताया था? मैंने कहा था पहले ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू 1 / 1 + r⁴ हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में 1 / 1 + r⁴ फिर थर्ड ईयर में 1 / 1 + r⁴ अब इसको मैंने कैलकुलेटर पर भी करना सिखाया था आप लोगों को। कैलकुलेटर पर कैसे करना सिखाया था, देखो। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं कैलकुलेटर वाली आपकी। चलो एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देते हैं। हाँ जी रजत, तो जो कैलकुलेटर है 1 / 1 फर्स्ट ईयर का 1 / r कितना है? 15% ना। तो 1 + 15% हो जाएगा 1.15। इक्वल्स टू प्रेस करोगे फर्स्ट ईयर का आ गया 0.869। फिर इक्वल्स टू प्रेस करोगे सेकेंड ईयर का आ जाएगा। फिर इक्वल्स टू प्रेस करोगे थर्ड ईयर का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये डिस्काउंटिंग, ये ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है, तो 3000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 3000 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, ये आ गया। तो टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गया वो आ गया 10,056। अब जब आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो इस 10,056 को अपने जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ठीक है, डन। चलो, अब राजे आप लोगों के का ये मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। अगेन वीडियो को पॉज करो और एक बार ये मेथड गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट हमने जो पार्ट करना है वो करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन बेसिस। कई बार हम जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो कैपिटल के बेसिस पर भी करते हैं। मतलब अभी जो पिछला वाला मेथड था उसमें मैं एक्सेस प्रॉफिट ले ली थी, अब हम यहां पर एक्सेस कैपिटल लेंगे। मतलब राजे, नॉर्मल कैपिटल जितनी भी फर्म की लगती है माइनस एक्चुअल, सॉरी, नॉर्मल कैपिटल जितनी भी इंडस्ट्री की लगती है माइनस उसमें से क्या करोगे? एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब अगेन इसका क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखो, कहते हैं लेट अस सपोज जो कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म है वो 1 लाख है, ये आपको एक्चुअल कैपिटल गिवन है। कहते हैं जो इंडस्ट्री के एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं वो 20,000 होते हैं। अब अगर मैं निकालूं तो 20,000 के हिसाब से जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो होनी चाहिए 1,33,333। लेकिन फर्म की कितनी है? 1 लाख। मतलब जो इंडस्ट्री के अदर पीयर फर्म्स 1,33,000 समथिंग में प्रॉफिट कमाते हैं, वो हमारा फर्म 1 लाख में ही कमा रहा है। तो दैट्स वाई जो एक्सेस हो गया वो मेरी क्या है? गुडविल। समझ गए? एग्जाम्पल कर लेना एक बार, समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, इसमें सारे गुडविल के मेथड्स हैं, ये कर लोगे तो बेटर है। और इसका एक तो आपने इलस्ट्रेशन 2 करके जाना है। एक तो लिख लो यूनिट 2 के क्वेश्चन। एक तो राजे इसमें आप लोग करोगे इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 करनी है और 10 करनी है और 11 करनी है। ठीक है, अब मैं कोई टॉपिक देख लेती हूँ कि आपका कोई टॉपिक तो नहीं रह गया। हिडन गुडविल, हाँ। अब कई बार क्या होता है, जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है वो गुडविल हाइड करके लेके आता है। मतलब आपको जो क्वेश्चन में गुडविल दी गई होगी वो डायरेक्टली नहीं दी गई होगी, तो आपको वो कैलकुलेट करनी है। कैसे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करनी है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एज कैपिटल इज 20,000, बीज कैपिटल इज 15,000 एंड दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सी एडमिट हुआ 18,000 कैपिटल के साथ 1/4 शेयर।
अब अगर 18,000 के हिसाब से मैं कंपनी की टोटल, सॉरी पार्टनरशिप फर्म की टोटल कैपिटल देखूं, तो वो बनता है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 72,000। लेकिन टोटल कैपिटल अगर मैं अमाउंट्स में ऐड करूं तो कितनी बन रही है? 20,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। तो 20 प्लस 15 हो गया 35, 35 प्लस 10 हो गया 45, 45 प्लस 8 ये तो 53,000 बन रहा है। यानी कि पार्टनर गुडविल हाइड करके लेके आया है। 72 टोटल बनना चाहिए था, लेकिन 53 बन रहा है, तो जो एक्सेस है 19 वो क्या है? गुडविल। ठीक है। जब भी पार्टनर एडमिट होता है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों है? जब भी पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है, देखो, अगर पार्टनर एडमिट होगा, जैसे तुम एक सपोज करो पिज्जा है। अब पिज्जा पहले दो जने शेयर कर रहे थे तो ज्यादा शेयर मिल रहा था, लेकिन यही पिज्जा, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये एक पिज्जा है, पहले दो जने शेयर मिल रहे थे कर रहे थे तो उनको ज्यादा ज्यादा मिल रहा था। अब यही वाला सेम पिज्जा अगर तीन जने शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी दो हैं उनका सेक्रीफाइस आएगा ना। तो जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। अब क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का सेक्रीफाइस बराबर होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर्स का सेक्रीफाइस जरूरी नहीं है कि बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो इस केस में आपको उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। मैंने कैसे निकालने को बोला था सेक्रीफाइसिंग रेशो? मैंने कहा था कर लो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब ओल्ड शेयर बड़ा है तो वो सेक्रीफाइस है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब ओल्ड शेयर छोटा है न्यू शेयर बड़ा है तो वो गेन है। सिंपल सा लॉजिक है। जो पार्टनर, चाहे वो एडमिट हुआ है चाहे नहीं हुआ, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है राजे? उसके कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि उसको इस सेक्रीफाइस का अमाउंट पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गुडविल। और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को आप लोगों ने क्या करना है राजे? डेबिट करना है। अब ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद रखना, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर है, चाहे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ठीक है, क्लियर? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? तो ध्यान दो रजे, कहते कि सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव है तो गेन। और अगर पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है तो राजे जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है डेबिट होगा, और जो ओल्ड वाले पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं सभी का अकाउंट क्रेडिट नहीं कर देना, जो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का अकाउंट आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार गो थ्रू कर लेना रजे। देखो इस सिंपल है, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशो ये दी हुई है। डी को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। डी 10,000 लेके आया एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस केस में जो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बनती है उस हिसाब से जर्नल एंट्री आ जाएगी। ठीक है। अगर आपके बेसिक्स पार्टनरशिप के बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपके बेसिक्स पार्टनरशिप के स्ट्रांग है तो सारे क्वेश्चंस नहीं भी करोगे तब चलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल है ये भी। आप लोग क्या करोगे, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे। अगेन वही ट्रिक है, अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब ओल्ड बड़ा था और न्यू छोटा है तभी पॉजिटिव आएगा। तो मतलब जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। और अगर ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब ओल्ड छोटा है और न्यू बड़ा है, तो दैट्स वाई मतलब पार्टनर गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 इसमें एक बार आप लोग देख लेना, वैसे मैंने 9 की आपको बोला ही है इसमें आपने करना है। यूनिट 2 का, हाँ इलस्ट्रेशन मैंने कौन सी बोली है? यूनिट 2 की ना आप लोग नोट डाउन कर लो, एक तो 2 करना है। ये मेरे से यूनिट 3 की लिखवाई गई गलती से। 2, 3 और उसके बाद 8 और 9 ये चार कर लेना। ठीक है, चलो।
तो यहां पर हमारे पार्टनरशिप के जो 2 यूनिट्स हैं वो खत्म होते हैं। क्लियर। अब आप लोग एक बार पॉज ले लो, ताकि नेक्स्ट जो है वो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला जो यूनिट है आपका वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। ठीक है। ओके।